जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम प्रेपरेशन कर रहे थे HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम की। तो आज की वीडियो में हम प्लेटो के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और साथ में नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए प्लेटो, इसमें हम इसके व्यक्ति परिचय के बारे में सबसे पहले जानेंगे। देखिए यहाँ पर प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है। प्लेटो को राजनीतिक चिंतक का जनक यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है। प्लेटो को राजनीतिक चिंतक का जनक ये कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम राज्य का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ किया। प्लेटो आदर्शवादी विचारधारा के प्रथम प्रवक्ता हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। आदर्शवादी विचारधारा के प्रथम प्रवक्ता कौन है? प्लेटो, जिन्होंने राज्य की सर्वव्यापकता तथा अनिवार्यता का समर्थन किया। वस्तुतः उन्होंने राज्य को नैतिक आधार प्रदान किया। प्लेटो की रचनाओं में निगमनात्मक पद्धति का व्यापक प्रयोग दिखता है। जो कि प्लेटो की रचनाएं, उनमें कौन सी पद्धति दिखाई देती है? निगमनात्मक पद्धति। ये देखिए, उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना जो है उसका नाम है द रिपब्लिक। ये उनकी सबसे इम्पोर्टेंट रचना है ये, जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों को एक आदर्श राज्य की परिकल्पना में प्रतिपादित किया गया है। प्लेटो आदर्शवादी राजनीतिक विचारक होकर भी विचारों की दुनिया में ही सही क्रांतिकारी भी था। आदर्शवादी राजनीतिक विचारक था प्लेटो। ये उसके बाद आगे देखिए, प्लेटो को क्रांतिकारी कहने का कारण यह है कि उन्होंने एक व्यवस्था को बिल्कुल परिवर्तित करते हुए उसके स्थान पर एक नवीन व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने का सैद्धांतिक प्रयास किया है। प्लेटो आदर्शवादी तथा क्रांतिकारी चिंतक ही नहीं, एक नारीवादी चिंतक भी है। कुछ राजनीतिक विचारकों ने तो प्लेटो के दर्शन में सर्वसत्ताधिकारवादी तथा फांसीवादी विचारधारा सदृश अनेक प्रवृत्तियों की उपस्थिति की ओर संकेत किया है। अब हम उनकी रचनाओं के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि प्लेटो की जो रचनाएं हैं, यहाँ पर प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद या वार्तालाप डायलॉग शैली में लिखे गए हैं। स्पष्ट हो कि प्लेटो संवाद शैली को द साइंस ऑफ सुप्रीम रियलिटी कहता है। प्लेटो अपनी संवाद शैली को क्या कहता है? द साइंस ऑफ सुप्रीम रियलिटी। ऐसे तो प्लेटो की रचनाएं 38 हैं लगभग मानी जाती हैं, जिनमें 28 को प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। उनमें 28 जो हैं वो प्रमाणिक ग्रंथ हैं। यहाँ से कुछ यहाँ से उसकी रचनाएं जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो उसकी रचना है उसका नाम है रिपब्लिक। ये देखिए, रिपब्लिक या प्लेटो की प्रथम आदर्शवादी रचना है जो मुख्यतः न्याय पर आधारित है। रिपब्लिक जीवन के तमाम पहलुओं का गहनता से अध्ययन करने के बाद रची गई रचना है। प्लेटो के इस रचना के पीछे अंतर्निहित उद्देश्यों को निम्नलिखित रूपों में रखा जा सकता है। यानी कि ये जो उसकी रचना है इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य देखिए, प्लेटो रिपब्लिक की रचना कर तत्कालिक यूनानी नगर राज्य को समाज की हिंसात्मक व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का उन्मूलन करना चाहता था। इसके द्वारा, इस रचना के द्वारा, तथा समाज में शोषण की प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहता था। दूसरा उद्देश्य इसका क्या है? देखो, प्लेटो का इस ग्रंथ की रचना का दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है वो है एथेंस के प्रजातंत्र में प्रचलित लॉटरी द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को खारिज करना, समाप्त करना। उस नियुक्ति प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पद के लिए योग्य समझा जाता था। मतलब इसको वो खारिज करना चाहता था अपनी रिपब्लिक के द्वारा। उसके बाद देखिए, प्लेटो की रिपब्लिक कुशासन के खिलाफ रची गई। किसके खिलाफ रची गई थी? कुशासन के खिलाफ ये रची गई थी प्लेटो की। यह सही है कि प्लेटो की पहली रचना रिपब्लिक आदर्शवादी कल्पना है, परंतु इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। रिपब्लिक के संबंध में बार्कर कहता है कि देखिए, रिपब्लिक मानव का पूर्ण जीवन दर्शन है क्योंकि वह उसके समस्त विचारों और उन पर आधारित कार्यों का विवेचन करती है। ये जो स्टेटमेंट है ये देखिए किसकी है? बार्कर की स्टेटमेंट है। रिपब्लिक मानव का पूर्ण जीवन दर्शन है क्योंकि वह उसके समस्त विचारों और उन पर आधारित कार्यों का विवेचन करता है। ये कहा है बार्कर ने। आगे दूसरी जो उसकी रचना है, प्लेटो की दूसरी रचना देखिए, वो है स्टेटसमैन। दूसरे नंबर पर देखिए, द स्टेटसमैन। यह तर्कशास्त्र संबंधी ग्रंथ है। इसे पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पॉलिटिक्स भी कहा जाता है स्टेटसमैन को। अपनी पहली रचना रिपब्लिक के कुछ समय बाद प्लेटो ने स्टेटसमैन लिखना शुरू कर दिया था। इस रचना में प्लेटो अपनी पहली रचना रिपब्लिक के भांति आदर्शवादी कल्पना को लेकर नहीं चला। मतलब इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया उसने, बल्कि वह अब व्यवहारिक आदर्शवादी बन गया था। अब क्या बन गया? स्टेटसमैन में वह व्यवहारिक आदर्शवादी बन गया था। जो प्लेटो कानून को महत्व नहीं देता था, वही अब द्वितीय रचना, दूसरी स्टेटमेंट वाली रचना जो है उसमें कानून की महत्व पर विचार करने लगा।
इनके रिपब्लिक में उसने कानून को कोई महत्व नहीं दिया था, लेकिन उसकी जो दूसरी जो रचना स्टेटसमैन है उसमें वह कानून के महत्व को उसके ऊपर वो विचार करने लग पड़ा। रिपब्लिक की आदर्श राज्य के स्थान पर उप आदर्श राज्य पर आ गया और अपने कई विचारों में परिवर्तन हेतु तत्पर हो चला। रिपब्लिक में उसमें आदर्श राज्य का वर्णन मिलता है, लेकिन स्टेटसमैन में उसमें क्या किया कि उप आदर्श राज्य पर वह आ गया था। आगे देखिए, प्लेटो के विचारों में इस परिवर्तन के पीछे सिराक्यूज में डियोनिसियस को दार्शनिक शासन बनाने में उसका असफल होना, एथेंस में लोकतंत्र का पतन होना तथा आयु व अनुभव की वृद्धि के कारण विचारों में परिपक्वता का होना आदि कहा जा सकता है। ये थी उसकी स्टेटसमैन। तीसरे नंबर पर देखिए लॉज। देखिए लॉज यह प्लेटो की अंतिम और बहुत हद तक यथार्थवादी रचना है। लॉज जो उसकी अंतिम और यथार्थवादी रचना है, ये उसकी यथार्थवादी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्लेटो की यथार्थवादी रचना कौन सी है, तो वो है लॉज। इनमें प्लेटो द्वारा अपने ही पूर्व के कुछ विचारों अर्थात रिपब्लिक में प्रतिपादित कुछ विचारों का खंडन किया गया, कुछ विचारों में संशोधन किया गया, तो कुछ रिपब्लिक में प्रतिपादित विचारों को उसी रूप में दोहरा दिया गया। प्लेटो की अंतिम रचना लॉज का प्रकाशन प्लेटो की मृत्यु के बाद हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कई बार क्वेश्चन निकलता है कि प्लेटो की मृत्यु के बाद उसकी कौन सी रचना जो थी वो प्रकाशित हुई थी, तो वो थी लॉज। लॉज को नोमोई के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? नोमोई के नाम से। नेक्स्ट है देखिए मेनो। मेनो नामक ग्रंथ शिक्षा पर आधारित है। ये उसका ग्रंथ है, ये भी। ये किसके ऊपर आधारित है? शिक्षा पर। उसके बाद सिंपोजियम जो है, सिंपोजियम नामक ग्रंथ कला व प्रेम पर आधारित है। उसके बाद देखिए फीदो, यहाँ पर ई है, तो ये देखो फीदो का संबंध अमरत्व से है। ये जो उसकी रचना है, ग्रंथ है फीदो, इसका संबंध है अमरत्व से। सोक्रेटिक डायलॉग्स जो है, इसका संबंध सुकरात के संवाद से है। अपोलॉजी जो है सुकरात की मृत्यु से संबंधित रचना जो है वो है अपोलॉजी। सुकरात, ये तो आपको सभी को पता होगा, सुकरात जो थे वो प्लेटो के गुरु थे। आगे देखिए टाइमियस नामक ग्रंथ विषव ज्ञान से संबंधित है। और अंत में देखिए जॉर्जियस, ये जो है इस ग्रंथ की रचना प्लेटो ने अपनी अकादमी की स्थापना के तुरंत बाद की थी। अपनी अकादमी की स्थापना जो की थी उसके तुरंत बाद किस ग्रंथ की रचना की थी? जॉर्जियस ग्रंथ की उसने रचना की थी। नेक्स्ट देखिए प्लेटो एक नज़र में, प्लेटो एट ए ग्लांस। यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो इनको। रिपब्लिक के संबंध में क्रॉसमैन कहता है, प्लेटो की रिपब्लिक बहुत ही रोचक है और मैं कई बार पढ़ता हूँ और प्लेटो से घृणा करता हूँ, तथापि पुनः पढ़ता हूँ। ये किसने कहा है? ये कहा है क्रॉसमैन ने रिपब्लिक के संबंध में। आगे वॉर्कर क्या कहता है? देखिए वॉर्कर, प्लेटो का न्याय उसके तमाम राजनीतिक चिंतन की धुरी है। ये डेफिनेशन है वॉर्कर की। आगे फिर वॉर्कर देखिए, शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है। ये भी वॉर्कर की स्टेटमेंट है। आगे वॉर्कर पुनः प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के संबंध में कहता है कि शिक्षा मानसिक रोग की मानसिक दवा है। आगे सेवाइन देखिए, सेवाइन ने प्लेटो की शिक्षा योजना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। प्लेटो की जो शिक्षा योजना थी उसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसने माना है? सेवाइन ने। प्लेटो का कहना है कि अनियंत्रित यौन पशुता है, नियंत्रित यौन मनुष्यता है। ये उसकी स्टेटमेंट है प्लेटो की। आगे यूनानी भाषा में प्लेटो रिपब्लिक का पर्यायवाची पोलितेइया या पॉलिटी है, जिसका अर्थ संविधान होता है। आगे देखिए राजनीति को प्लेटो एक कला मानता है और इस कला का संबंध शासन संचालन से है। आगे प्लेटो दार्शनिक शासन द्वारा प्रशासित राज्यों को सर्वश्रेष्ठ मानता है और उसके निर्माण के लिए ताना बाना बुनता है। आगे प्लेटो राज्य को व्यक्ति का विस्तृत रूप मानता है। राज्य को व्यक्ति का विस्तृत रूप कौन मानता है? प्लेटो। नेक्स्ट है प्लेटो अपनी पहली प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की निरंकुशता में विश्वास करता है, किंतु इस विचार की अव्यवहारिकता को देखते हुए अपनी अंतिम व यथार्थवादी रचना लॉज में कानून की संप्रभुता को स्वीकार कर लेता है। आगे प्लेटो राजनीति वो नैतिकता को एक मानता है। प्लेटो को प्रगतिवादी भी कहा जा सकता है क्योंकि वह अपने आदर्श राज्य के निर्माण के लिए परंपरागत व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन का जोरदार समर्थन करता है। प्लेटो रिपब्लिक में प्राइवेट प्रॉपर्टी और परिवार को तमाम बुराइयों की जड़ मानकर शासकों को उनसे वंचित करता है। लॉज में यद्यपि वह व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार की महत्ता को स्वीकार करता है, लेकिन वह भी बहुत से प्रतिबंधों के साथ। प्लेटो की नज़र में स्त्री पुरुष जो हैं वो एक समान है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, स्मरणीय तथ्य याद करने के लिए कुछ बातें हैं। प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो को प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी पूर्व एथेंस यूनान में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेटो के गुरु सुकरात एकेश्वरवादी थे और इसी विश्वास के कारण एनिटस नामक यूनानी प्रजातांत्रिक राजा द्वारा उन्हें विषपान कराया गया था। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था, परंतु काफ़ी सुंदर होने के कारण उन्हें प्लेटो कहा जाने लगा। उनका जो असली नाम था वो क्या था? अरिस्टोक्लीज। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो सुकरात के प्रभाव में राजनीति का परित्याग कर दर्शन की ओर आकृष्ट हुए। नेक्स्ट पॉइंट, बिल दुरांत नामक विद्वान अपनी रचना स्टोरी ऑफ फिलॉसफी में लिखा है कि प्लेटो ज्ञान की तलाश में भारत आए थे और उन्होंने यहाँ वेदांत दर्शन का अध्ययन किया था। ये किसने लिखा था? बिल दुरांत ने अपनी रचना में स्टोरी ऑफ फिलॉसफी में ये लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, मिस्र के भ्रमण के दौरान ही प्लेटो को श्रम विभाजन का ज्ञान हुआ, जिसका वर्णन उसकी प्रथम रचना रिपब्लिक में है। इन तीनों सिद्धांतों का उल्लेख प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लेटो ने 386 ईस्वी पूर्व एथेंस में द एकेडमी नामक एक अध्ययन संस्थान की स्थापना की, जिसे यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। अकादमी में गणित के अध्ययन पर जोर दिया जाता था। पहली अकादमी एथेंस में उसने कब स्थापित की थी? 386 ईस्वी पूर्व में, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। आगे देखिए, जरिस्टियन नामक प्रजातांत्रिक नेता ने प्लेटो के अकादमी को बंद करवा दिया। प्लेटो की जो अकादमी थी वो किसने बंद करवाई थी? जरिस्टियन नामक प्रजातांत्रिक नेता ने। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद या वार्तालाप शैली में लिखे गए हैं। स्पष्ट हो कि प्लेटो ने संवाद डायलॉग शैली को द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी कहा है। ये कहा है उसने संवाद शैली को द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी। प्लेटो ने सुकरात को सदा ही ज्ञान की साकार मूर्ति, फुल एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज तथा पूर्ण विवेक की मानव विजडम पर्सोनिफाइड के रूप में दिखलाया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो ने सुकरात के 3 आधारभूत सिद्धांतों को ग्रहण किया, जिनमें पहला था सद्गुण ही ज्ञान है। ये किसका सिद्धांत है? सुकरात का, उसके गुरु का। दूसरा जो सिद्धांत है वो है वास्तविकता का सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत ज्ञान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नॉलेज। ये तीनों सिद्धांत हैं सुकरात के जो प्लेटो ने ग्रहण किए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिफालस ने कहा है कि न्याय प्रत्येक को उसका भाग देने का नाम है। ये किसने कहा? सिफालस ने। थ्रेसिमैक्स ने कहा है कि न्याय बलवानों का हित है, और ग्लॉकन ने कहा है कि न्याय दुर्बलों का हित है। प्लेटो ने सद्गुण ही ज्ञान है को आधार बनाकर दर्शन के शासन, रूल ऑफ फिलॉसफी, आदर्श राज्य आइडियल स्टेट तथा दार्शनिक राजा फिलोसफर किंग के सिद्धांत का निर्माण किया। नेक्स्ट, प्लेटो के शब्दों में प्रत्येक राज्य में 2 भिन्न भिन्न राज्य थे, अमीरों का राज्य तथा गरीबों का राज्य। प्लेटो के शब्दों में राज्य व्यक्ति का ही बृहत्तर रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेटो ने कुल 38 ग्रंथों की रचना की, जिनमें 28 उनकी प्रमाणिक रचनाएं हैं। रिपब्लिक, स्टेटसमैन और लॉज उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो ने जहां रिपब्लिक में आदर्श राज्य का वर्णन किया है, वहीं स्टेटसमैन में व्यवहारिक राजनीति का उल्लेख किया है। और प्लेटो का लॉज उनकी मृत्यु के पश्चात 321 ईस्वी पूर्व में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो ने पाइथागोरस से प्रभावित होकर मानवीय आत्मा को 3 तत्वों में विभाजित किया है, जो विवेक, साहस तथा तृष्णा है। यह मानव आत्मा की त्रिगुणता का सिद्धांत है। ये मानव आत्मा की त्रिगुणता का सिद्धांत, विवेक, साहस तथा तृष्णा। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो का कहना है कि राज्य किसी वृक्ष अथवा चट्टान के अंदर से नहीं आते, बल्कि उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के मन से ही आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत जो बलवानों के हित पर आधारित है का भी प्लेटो ने खंडन किया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्याय का फल मूलक सिद्धांत, जिसका आंशिक अर्थ है न्याय कृत्रिम वस्तु है जो सामाजिक परंपरा की उपज है, इस सिद्धांत का भी खंडन प्लेटो ने किया है। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए श्रम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो एक व्यक्ति तथा एक कार्य पर आधारित है। आगे नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो प्रोफेसर भंडारी ने लिखा है कि प्लेटो के श्रम विभाजन का सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति पर निर्भर करता है। ये लिखा है प्रोफेसर भंडारी ने। नेक्स्ट पॉइंट में स्टेटसमैन में प्लेटो ने 2 प्रकार के राज्यों की कल्पना की है। प्रथम जो है वो कानून प्रिय राज्य तथा दूसरा जो है वो कानूनहीन राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट, रिपब्लिक में प्लेटो ने राज्यों का वर्गीकरण परिवर्तन चक्र के आधार पर किया है। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो ने स्टेटसमैन में लिखा है कानून बुद्धि का खजाना है तथा भविष्य का एकमात्र पथ प्रदर्शक है।
ये इसमें लिखा है स्टेटसमैन वाली रचना में। और नेक्स्ट देखिए, प्लेटो ने प्रजातंत्र को भीड़ तंत्र मोवोक्रेसी कहा है तथा इसे मूर्खों का शासन बताया है। ये भी उसकी स्टेटमेंट है प्लेटो की। प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया, जबकि स्टेटसमैन में उसने यथार्थवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया। प्लेटो का कहना है कि जब तक इस जगत में राजा और राजकुमार दर्शन की आत्मा और शक्ति नहीं रखते, नगरों के पाप कभी नहीं शांत होंगे। ये भी प्लेटो का कहना है। उसके बाद देखिए, प्लेटो के अनुसार यदि लोग सद्गुणी हैं, चरित्रवान हैं, तो कानून की कोई आवश्यकता नहीं। कानून की आवश्यकता तो वही होती है जहाँ लोगों का चरित्र ठीक नहीं होता। ये उसकी स्टेटमेंट। लॉर्ड एक्टन के शब्दों में, सत्ता मनुष्य को बिगाड़ती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से बिगाड़ती है। लॉर्ड एक्टन के शब्द। जोवेट के शब्दों में, दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत दूर तक देखने वाला होता है या अतीत में पीछे की ओर देखता है, वर्तमान की वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं होता। ये शब्द हैं जोवेट के। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य कभी सद्गुण प्राप्ति है, तो कभी समाज कल्याण, कभी गुण सौंदर्य की अनुभूति और कभी सामाजिक सुदृढ़ता। प्लेटो को प्रथम फासीवाद कहा जाता है क्योंकि वह राज्य के कुलीन तंत्रात्मक सिद्धांत का योग्यतम प्रतिपादक और साथ ही जनतंत्रात्मक जीवन पद्धति का तीव्रतम आलोचक है। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में लिखा है, लोकतंत्र के कानून मृतक शब्द रहते हैं, उसकी स्वतंत्रता निरंकुशता है, उसकी समानता असमानों की समानता है। प्लेटो प्रजातंत्र को भ्रष्ट और अव्यवहारिक शासन मानता है। आगे, फासीवाद के अनुसार सब कुछ राज्य के अंतर्गत, राज्य के बिना कुछ भी नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। प्लेटो ने भी आदर्श राज्य को यही अधिकार दिया है। देखिए, प्लेटो के समय यूनान में नगर राज्य की व्यवस्था प्रचलित थी। उसने आदर्श राज्य के लिए जनसंख्या 5040 बतलाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, प्लेटो के जो आदर्श राज्य के लिए जनसंख्या जो थी कितनी बतलाई थी? 5040। स्पार्टा में राज्य सर्वोच्च था, इसलिए प्लेटो ने राज्य को सर्वोच्च माना और नागरिक को गौण स्थान प्रदान किया। आगे देखिए, स्पार्टा में स्त्री पुरुष को समान माना जाता था। इससे प्रभावित होकर प्लेटो ने भी अपने आदर्श राज्य के लिए स्त्री पुरुष को समान स्थिति प्रदान की। यह व्यवस्था स्त्रियों के लिए साम्यवाद पर आधारित है। आगे स्टेटमेंट, रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक राजनीति का ग्रंथ नहीं है, अपितु अब तक शिक्षा के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन सब में सर्वोच्च है। जो प्लेटो का रिपब्लिक था उसके बारे में रूसो के ये विचार थे। आगे, प्लेटो के रिपब्लिक की तुलना एक विश्वविद्यालय, एक कुटुंब तथा एक चर्च से की जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो के अनुसार केवल अपने ही कार्य को ध्यान में रखना तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लेटो के अनुसार क्या हमको इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हम में से प्रत्येक में वही सिद्धांत तथा आते हैं जो कि राज्य में है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वार्कर की है। वार्कर के अनुसार प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत की प्रमुख त्रुटि यह है कि वह दिमाग की पृथक कल्पना तथा बुद्धि की निरंकुश कल्पना पर आधारित करता है। एक और स्टेटमेंट वार्कर की। वार्कर ने प्लेटो की शिक्षा के विषय में कहा है कि यह एक मानसिक रोग का मानसिक औषधि से इलाज करने का प्रयास है। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो का कहना है कि मैं देश की संगीत में गाथाएं लिखूं और फिर मैं इस बात की चिंता नहीं करूंगा कि उसकी विधियां किसने लिखी हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ यहाँ पर डेफिनेशन जो थी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्लेटो से संबंधित थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अगली वीडियो में हम प्लेटो से संबंधित MC क्वेश्चन जो थे वो मॉक टेस्ट के रूप में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली।